हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के बेसिक नॉलेज के बारे में। बहुत सारे टेक्नीशियन स्प्लिट एसी बनाते भी होंगे और बहुत सारे टेक्नीशियन स्प्लिट एसी के बारे में जानने के भी इच्छुक होंगे और बहुत सारे टेक्नीशियन इस चीज़ को सीख रहे होंगे। तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्प्लिट एसी के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्प्लिट एसी इसका नाम क्यों पड़ा। स्प्लिट एसी का मतलब होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर। स्प्लिट मतलब होता है टुकड़ा, मतलब कि दो टुकड़ों में बटी हुई एसी को स्प्लिट एसी कहते हैं। अब इसके दो टुकड़े कौन कौन से होते हैं हम आपको बता दें तो यहाँ पर देख सकते हैं दो इसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो घर के अंदर लगा होता है जिसको हम इंडोर यूनिट कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है जो घर के बाहर लगा होता है जिसको हम आउटडोर यूनिट कहते हैं। आई मीन कि जो हमारे दोनों पार्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक घर के अंदर होता है और एक घर के बाहर होता है, और इन दोनों यूनिटों को दो पाइपों के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसमें से एक पतली वाली पाइप होती है और एक मोटी वाली पाइप होती है। हम सबके बारे में बेसिक डिटेल्स बताएंगे कि ये पाइपें कितनी मोटी होती हैं, किस पाइप को क्या बोला जाता है। तो आपको बस वीडियो में अंत तक बने रहना है, आपको कुछ नहीं तो बहुत नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आउटडोर यूनिट के बारे में बात करें तो स्प्लिट एसी का जो आउटडोर यूनिट होता है ना, आउटडोर जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि आउटडोर मतलब कि घर के बाहर, यानी कि जो घर के बाहर या फिर दीवार पे या फिर छत पे कहें तो वहां पर लगाया जाए उसको हम आउटडोर यूनिट कहते हैं, और जो घर के अंदर लगाया जाए उसको हम इनडोर यूनिट कहते हैं। यूनिट मतलब होती है इकाई, यानी कि दो इकाइयां होती हैं, एक घर के अंदर लगती है और दूसरी घर के बाहर लगती है। यहां पर सबसे पहले आउटडोर के बेसिक नॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, आउटडोर यूनिट में हमारा होता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो हमारा जो मेन पार्ट होता है वो होता है रोटरी कंप्रेसर, यानी कि जो हमारा कंप्रेसर होता है ये एसी का मेन पार्ट होता है। ये एसी का ही नहीं बल्कि जितने भी कूलिंग सिस्टम होते हैं सबका मेन पार्ट यही कंप्रेसर होता है। अगर किसी भी कूलिंग सिस्टम से कंप्रेसर को निकाल दिया जाए तो वो कूलिंग सिस्टम एकदम डब्बा बनकर रह जाएगा, मतलब कि वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि इसमें जो आउटडोर में पार्ट लगे होते हैं उन सभी का काम क्या क्या होता है और उसे क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पार्ट रोटरी कंप्रेसर होता है। ये जो हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है इसका काम होता है सक्शन लाइन से गैस को खींचकर डिस्चार्ज लाइन से फेंकना, यानी कि एक लाइन से गैस को ये खींचता है और दूसरी लाइन से गैस को फेंकता है। तो यहाँ पर जिस लाइन के माध्यम से गैस को फेंकता है उसको डिस्चार्ज लाइन कहा जाता है, और जिस लाइन के माध्यम से गैस को खींचता है उसको सक्शन लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से ये गैस को फेंकता है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारी सक्शन लाइन है, यहाँ से ये कंप्रेसर गैस को खींचता है। अब यहाँ पर इसी रोटरी कंप्रेसर का एक पार्ट होता है एक्यूमुलेटर, यानी कि जब भी आप रोटरी कंप्रेसर खरीदने जाएंगे तो आपको एक्यूमुलेटर साथ में ही मिलेगा, मतलब कि वो रोटरी कंप्रेसर का इंटरनल पार्ट समझ सकते हैं, वो उसी का भाग है, ये अलग से आपको नहीं मिलता है। तो जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, इस एक्यूमुलेटर का काम होता है एवापोरेटर से बचे हुए द्रव रेफ्रिजरेंट को भाप में बदलकर रोटरी कंप्रेसर को देना, यानी कि एक्यूमुलेटर का काम होता है बचे खुचे द्रव रेफ्रिजरेंट को वेपर में बदलना, यानी कि भाप में बदलना। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारा रोटरी कंप्रेसर होता है ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जो रोटरी कंप्रेसर होता है इसके अंदर एक मोटर होता है, जैसे हमारा पंखे वाला मोटर होता है ना, सेम उसी प्रकार से रोटरी कंप्रेसर के अंदर भी एक प्रकार का मोटर होता है। अब वो जो मोटर होता है वो उस मोटर का काम क्या होता है, उस मोटर का काम होता है कि उसमें उपस्थित पिस्टन और सिलेंडर को चलाना, यानी कि उसमें पिस्टन सिलेंडर होता है। और पिस्टन सिलेंडर क्यों होता है, क्योंकि कंप्रेसर का काम होता है सक्शन लाइन से गैस को खींचना, डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकना, यानी कि खींचने और फेंकने का काम जो करता है ना वो हमारा पिस्टन और सिलेंडर ही करता है। तो कंप्रेसर में जो मोटर होता है उसमें रोटर होता है, और वो जो रोटर होता है वो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा पिस्टन और सिलेंडर से जुड़ा होता है। जब वो पिस्टन सिलेंडर से जुड़ता है और जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई मोटर को देते हैं तो रोटर घूमता है, और जब रोटर घूमेगा तो
कनेक्टिंग रॉड घूमेगा, और जब कनेक्टिंग रॉड घूमेगा तो पिस्टन और सिलेंडर पंपिंग करेंगे, और जब पिस्टन और सिलेंडर पंपिंग करेंगे तो वैसी क्रिया के द्वारा जो हमारा कंप्रेसर होगा वो एक लाइन से गैस को खींचता है और दूसरी लाइन से गैस को फेंकता है। तो यहां पर आपको रोटरी कंप्रेसर के बेसिक नॉलेज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो रोटरी कंप्रेसर है एक प्रकार का मैकेनिकल सिस्टम भी है और एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। मैकेनिकल सिस्टम इसलिए क्योंकि ये गैस को संचारित करवाता है, यानी कि गैस के फ्लो को बढ़ाता है, यानी कि ये कहें पूरे सिस्टमों में गैस को घुमाने का काम यही हमारा कंप्रेसर करता है। तो ये एक प्रकार से मैकेनिकल सिस्टम भी है और यह एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोटर होता है और मोटर को चलाने के लिए बिजली की सप्लाई दी जाती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी हुआ और मैकेनिकल सिस्टम भी हुआ, यानी कि जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है और मैकेनिकल सिस्टम भी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, उसके बाद कंडेंसर लगा होता है। ये जो हमारा कंडेंसर होता है ना, इस कंडेंसर को बोला जाता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर का मतलब क्या होता है हम आपको बता दें कि जो हमारा कंडेंसर होता है ये एल्युमिनियम और कॉपर की धातुओं से मिलाकर बनाया गया होता है, यानी कि कुछ धातुएं इसमें एल्युमिनियम की होती हैं और कुछ धातुएं कॉपर की होती हैं। जैसे यहाँ पर साइड साइड में जो इसका रो होता है ना, साइड साइड में जो पाइपें आप देखेंगे वो कॉपर की रहती हैं और इसके अंदर जो आप फिन्स देखेंगे वो एल्युमिनियम का होता है। तो फिन्स जो होता है एल्युमिनियम का होता है और ट्यूब जो होती है कॉपर की होती है। तो कॉपर और फिन्स के ट्यूब के द्वारा बनाया गया कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर कहलाता है। तो ये जो हमारा कंडेंसर होता है इस कंडेंसर का काम होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वाष्प रेफ्रिजरेंट को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप से पानी में बदल देना। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कंप्रेसर होता है ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वाष्प रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजता है। अभी जो हमारा कंडेंसर होता है ये हवा के प्रभाव में होता है और साथ ही साथ इसको कृत्रिम हवा भी दी जाती है, यानी कि कंडेंसर फैन के द्वारा भी इसको हवा दी जाती है। तो इसके अंदर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वाष्प रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता है तो जो वाष्प रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता है उसको ठंडा करने का काम हमारी प्राकृतिक हवाएं भी करती हैं और साथ ही साथ जो हमारा कंडेंसर फैन मोटर होता है वो भी उसको ठंडा करने का काम करता है। यानी कि दोनों जब ठंडा करने का काम करते हैं तो कंडेंसर में जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वाष्प रेफ्रिजरेंट है वो द्रव रेफ्रिजरेंट में चेंज होने लगती है, यानी कि द्रव रेफ्रिजरेंट में बदल जाती है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कंडेंसर का काम क्या होता है। कंडेंसर का काम यही होता है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव के रूप में बदलना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब ये हमारा कंडेंसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रूप में कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद यहां पर हमारा अगला पार्ट आता है जिसका नाम होता है फिल्टर, जिसको हम फिल्टर कहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ जाएंगे कि फिल्टर का काम क्या होता होगा, फिल्टर का काम छानना ही होता है। तो यहां पर जो एसी में फिल्टर लगता है ना उसका नाम होता है स्टेनर फिल्टर। अब कहीं कहीं पर आप फिल्टर नहीं भी देखेंगे तो जरूरी नहीं कि एसी में फिल्टर लगा ही हो, तो जहां पर नहीं लगा होगा वहां पर कैपिलरी और कंडेंसर के आउटपुट को जोड़ने के लिए एक कॉपर का ज्वाइंटर लगता है, उस ज्वाइंटर के द्वारा कैपिलरी को जोड़ दिया जाता है। फिलहाल यहां पर अगर फिल्टर की बात करें तो फिल्टर अगर लगेगा भी तो उसका नाम होता है स्टेनर फिल्टर। तो एसी में लगने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है। इस स्टेनर फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना, और इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती हैं जो रेफ्रिजरेंट के अशुद्धियों को दूर करता है, या फिर ये कहें रेफ्रिजरेंट की नमी को अवशोषित करता है। तो ये चीजें हम कह सकते हैं स्टेनर फिल्टर के बारे में। जो भी फिल्टर होते हैं जो हमारे कूलिंग सिस्टमों में लगाए जाते हैं उनके दो काम होते हैं। एक काम होता है रेफ्रिजरेंट में उपस्थित नमी को अवशोषित करना या दूर करना, या फिर दूसरा काम होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। तो यहां पर भी रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करने का काम होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये कंडेंसर था, इस कंडेंसर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर था वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर तो अभी यहाँ पर फिल्टर तक हाई ही है। अब यहाँ पर फिल्टर तक प्रेशर जब हाई है तो उस प्रेशर को अब लो किया जाएगा। अगर प्रेशर को लो नहीं किया जाएगा तो हमारा जो कूलिंग सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर को लो किया जाएगा। कहाँ पे प्रेशर को लो किया जाएगा? तो इस कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर को लो किया जाएगा। कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतली ट्यूब होती है, इसका जो आंतरिक व्यास होता है बहुत पतला होता है।
और अन्य पाइपों का जो व्यास होता है बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो ज़्यादा मोटा पाइप होता है उसमें से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वो ज़्यादा मात्रा में होगा, और जो पतली पाइप होती है उसमें से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा वो कम मात्रा में होगा। यानी कि अगर कोई चौड़ी सड़क पे हम जा रहे हैं, अचानक पतली सड़क हमको मिल जाए तो हमें एक तरह से सतर्क हो जाएंगे, अब हमको पतले रास्ते में जाना है तो हमारा जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जो हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है, वो कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, हाई प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट में बदलता है। यानी कि कंडेंसर के आउटपुट में आएगा हमारा हाई प्रेशर द्रव रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जो हमारा कंडेंसर होता है वो वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव रेफ्रिजरेंट में बदल चुका है। अब यहां पर द्रव रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर में आएगा फिल्टर के आउटपुट में। अब इसके बाद कैपिलरी ट्यूब लगी है, तो कैपिलरी ट्यूब होती है पतली और लंबी, तो ये क्या करती है, उस प्रेशर को कंट्रोल करके लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देती है। तो जब लो प्रेशर हो जाता है तो अब जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडी हो जाती है, मतलब लिक्विड के रूप में ही रहती है लेकिन ठंडी हो जाती है। तो अब यहां से ठंडी रेफ्रिजरेंट जो है इस डिस्चार्ज वाल्व से होते हुए जाती है हमारे एवापोरेटर में। अब यहां पर आपको आउटडोर में यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा होता है डिस्चार्ज वाल्व होता है और इसी में जो हमारी पाइप होती है डिस्चार्ज पाइप ये जुड़ी रहती है, और यही पतली वाली पाइप होती है जिसका व्यास हम बता दें तो इसका व्यास होता है 1/4 इंच, यानी कि इसका आंतरिक व्यास 1/4 इंच होता है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर ले कि इसके ऊपर क्या लगा होता है आउटडोर में, तो इसके ऊपर जो लगा होता है वो होता है सक्शन वाल्व, उसको बोलते हैं सक्शन वाल्व। अब इस सक्शन वाल्व का मतलब क्या है, एक ऐसा वाल्व जिसमें रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से होके आता है और कंप्रेसर के द्वारा खींचा जाता है, उसको बोलते हैं सक्शन वाल्व। इसी सक्शन वाल्व में हमारा यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर होती है चार्जिंग लाइन, ये ऊपर वाला पॉइंट होता है चार्जिंग लाइन और यहाँ पर होता है सक्शन लाइन, और इस पूरे वाल्व को बोलते हैं सक्शन वाल्व। यहाँ पर जो ये असेंबली है इसको सक्शन वाल्व बोला जाता है। यहाँ पर जो एवापोरेटर से पाइप रिटर्न होके आगे जुड़ी हुई है उसको सक्शन पाइप बोलते हैं, और जहां पर जिस पॉइंट पर ये जुड़ी हुई है उसको सक्शन लाइन बोलते हैं, और इसके ऊपर वाले पॉइंट में जहां से हम गैस वगैरह चार्ज करते हैं उसको चार्जिंग लाइन बोलते हैं, और इस पूरे मैकेनिज्म को सक्शन वाल्व बोलते हैं। तो आई होप आपको यहां पर आउटडोर यूनिट के बारे में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर देखिए जो ये वाली पाइप यहां से इधर को गई हुई है ना, इसको हम सक्शन पाइप बोल सकते हैं, लेकिन ये आउटडोर के अंतर्गत आती है। अब ये पाइप जाके अगर एक्यूमुलेटर में न जुड़ती तो क्या सक्शन वाल्व से ये रेफ्रिजरेंट को खींच पाता, नहीं खींच पाता, इसीलिए यहां से पाइप ये वाली आकर के एक्यूमुलेटर में जुड़ी हुई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक्यूमुलेटर का काम होता है बचे खुचे द्रव रेफ्रिजरेंट को वाष्प रेफ्रिजरेंट में बदलकर कंप्रेसर को दे देना। तो यहां पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ये क्या करता है, बचे खुचे इवापोरेटर से द्रव रेफ्रिजरेंट को भाप रूप में कन्वर्ट करके कंप्रेसर को दे देना। तो आई होप आपको आउटडोर यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। आउटडोर यूनिट हमारा घर के बाहर लगा होता है, या तो दीवारों पे लगा सकते हैं घर के बाहर, या तो छत पे इसको रखा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर आउटडोर के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी इन दोनों पाइपों के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो दोनों पाइपें होती है ना, एक पाइप हमारी पतली वाली होती है और दूसरी पाइप हमारी मोटी वाली होती है। यहाँ पर जो पतली वाली पाइप होती है, ये पतली वाली पाइप क्या करने के लिए होती है, ये डिस्चार्ज लाइन से, यानी कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट बदल चुका है वो उसको लेके जाने के लिए एवापोरेटर में, यानी कि एवापोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट को पहुंचाने का काम करती है, जिसको डिस्चार्ज पाइप भी कहते हैं। अब इसके बाद एवापोरेटर में पहुंच जाते हैं। तो एवापोरेटर में हम देख लेते हैं क्या क्या लगा होता है। तो एवापोरेटर में देखिए सबसे पहले ये हमारा होता है एवापोरेटर फैन। तो एवापोरेटर फैन होता है, इस एवापोरेटर फैन का काम होता है एवापोरेटर से ठंडी हवा को खींचकर कमरे में फैलाना, बस इसका काम इतना है। अब इस एवापोरेटर फैन के लिए एक मोटर लगा होता है जिसको हम ब्लोअर फैन मोटर भी कहते हैं या फिर एवापोरेटर फैन मोटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा मोटर एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है स्विंग मोटर। इस स्विंग मोटर का काम होता है, ये जो सामने आप पट्टी देखते हैं ना जिसको ग्रिल बोलते हैं, इस ग्रिल को घुमाना इस स्विंग मोटर का काम होता है। अगर ये स्विंग मोटर इस ग्रिल को ना घुमाता तो हमारे कमरे में जो ठंडी हवा होती है वो चारों तरफ सेपरेट ना हो पाती, मतलब फैल ना पाती। कुल मिला के जो हमारा स्विंग मोटर होता है वो ग्रिल का घुमाने का काम करता है, और जो हमारी ग्रिल होती है वो कमरे में चारों तरफ ठंडी हवा को फैलाने का काम करती है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा जिसका नाम होता है एवापोरेटर। जो हमारा स्प्लिट एसी में एवापोरेटर होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है।
इस एवापोरेटर को भी हम फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी हमारा एल्युमिनियम और कॉपर के पाइप से मिलाकर बनाया गया होता है, यानी कि एल्युमिनियम की फिन्स और कॉपर की ट्यूब के द्वारा मिलाकर बनाया गया होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। यानी कि जो हमारा एवापोरेटर होता है उसको फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर, और जो हमारा कंडेंसर होता है उसको फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। यानी कि दोनों ही पार्ट जो हमारे होते हैं एक ही मटेरियल से बनाए गए होते हैं। जिस मटेरियल से हमारा कंडेंसर बना होता है उसी मटेरियल से हमारा एवापोरेटर भी बना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो पतली पाइप के द्वारा जो हमारा रेफ्रिजरेंट गया वो गया एवापोरेटर की पाइपों में। अब एवापोरेटर की पाइपें क्या करेंगी? एवापोरेटर का काम क्या होता है? वहां की वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करके अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना। यानी कि जब एवापोरेटर में द्रव रूप में ठंडा रेफ्रिजरेंट जाएगा, वो क्या करेगा? वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करेगा और अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ेगा। जब ये वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करके अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ा तो उस रूम या वस्तु स्थान की जो गर्मी है वो तो अवशोषित हो गई। अब वहां पर कूलिंग का प्रभाव छोड़ने का मतलब क्या है? वहां पर वातावरण ठंडा हो गया। तो एसी का काम ही तो यही था, वातावरण को ठंडा कर देना। तो वहां का वातावरण तो ठंडा हो गया। लेकिन अब इसके बाद इसके इंटरनल क्रियाओं के बारे में समझते हैं। इसकी इंटरनल क्रियाएं ये होती हैं, लेकिन जब ये वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करता है ना, तो इसमें उपस्थित द्रव रेफ्रिजरेंट भाप के रूप में बदलने लगता है, यानी कि वाष्प का रूप धारण कर लेता है। तो जब वाष्प का रूप धारण कर लेता है तो वो कहां पे आता है? अब यहां पे आता है, इस मोटी वाली पाइप में। अब इस मोटी वाली पाइप में वाष्प रेफ्रिजरेंट फिर से आ गया। जब ये वाष्प रेफ्रिजरेंट फिर से आता है तो इस वाष्प रेफ्रिजरेंट को खींचने का काम करता है रोटरी कंप्रेसर में लगा हुआ एक्यूमुलेटर। यानी कि एक्यूमुलेटर जो हमारा होता है सक्शन लाइन का ही काम करता है, तो वो खींच लेता है उसको। लेकिन एक्यूमुलेटर का भी काम समझिएगा, यहां पर जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो वाष्प रूप में तो जाता ही है, लेकिन कुछ रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वो वाष्प रूप में नहीं बदल पाते, द्रव रूप में ही एक्यूमुलेटर में चले जाते हैं। जब द्रव रूप में ही एक्यूमुलेटर में चले जाते हैं तो जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है ना, वो इसीलिए लगाया गया है कि अगर कुछ बचे खुचे रेफ्रिजरेंट भाप रूप में ना बदलकर द्रव रूप में ही हमारे पास चले आए तो हमारा काम क्या है? उसको भाप के रूप में बदल करके कंप्रेसर को दे देना। तो इतना सा काम होता है हमारा एक्यूमुलेटर का। अब यहाँ पर आपको बातें समझ में आ गई होंगी इंडोर यूनिट के बारे में भी और आउटडोर यूनिट के बारे में भी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लें तो जो हमारा इंडोर यूनिट होता है उसमें इलेक्ट्रिक पार्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इलेक्ट्रिक पार्ट के अंतर्गत इसमें आता है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, दूसरा आता है हमारा स्विंग मोटर, और तीसरा हमारा आता है ब्लोअर फैन मोटर। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पार्ट के अंतर्गत कुछ भी इस इंडोर यूनिट में नहीं लगाया जाता। चलिए हम इधर आउटडोर यूनिट के बारे में बात कर लें। तो इस आउटडोर यूनिट के इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में बात कर लें तो आउटडोर यूनिट का जो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है वो होता है एक कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर लगाया जाएगा वो होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर होता है जो कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। और इसके बाद यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर के साथ एक कैपेसिटर भी लगा होता है। कभी कभी जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में डुअल कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, उसी के द्वारा इसको भी झटका दे दिया जाता है। तो इतने ही इलेक्ट्रिक पार्ट इसमें लगते हैं। हम आपको इलेक्ट्रिक पार्ट और मैकेनिकल पार्ट के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरे डिटेल से क्या क्या चीज़ें होती हैं एक एक चीज़ों के बारे में हम समझा कर बताएंगे। तो आगे आने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।